अपनी लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 465 तक कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 465 डील करता है पनिशमेंट फॉर फोर्जरी से। इसी की सीक्वेंस में जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम आगे ले सकते हैं वो है सेक्शन 468 जो डील करता है फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग। सेक्शन 468 ऑफ आईपीसी डील करता है फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग। फोर्जरी क्या थी? जब भी हमने कुछ फॉल्स क्रिएट किया था और वो अगर चीटिंग के पर्पज से किया जाता है देन इट विल फॉल अंडर सेक्शन 468। whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged shall be used for the purpose of cheating shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अगर सिंपली फोर्जरी की हम बात करें तो सेक्शन 465 2 इयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट को स्पेसिफाई करता है, लेकिन जैसे फोर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ चीटिंग हो जाता है देन द पनिशमेंट एक्सटेंड्स टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फाइन भी साथ में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सिर्फ फोर्जरी की बात करें तो ये थोड़ा सा लेस सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस माना जा रहा है, तो सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है और फाइन लगा के भी रिलीज किया जा सकता है। बट यहाँ पे फोर्जरी फॉर द पर्पज चीटिंग हेयर एंड फाइन वर्ड यूज किया गया है कि पनिश इम्प्रिजनमेंट भी मिलना है, फाइन भी लगना है। यहाँ पे हमारा फोर्जरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस सीक्वेंस में जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन लेंगे दैट इज सेक्शन 489। सेक्शन 489 स्पेसिफाई करता है टेम्परिंग विद property mark with intent to cause injury. Whoever removes, destroys, defaces or adds to any property mark intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो इतना कोई सीरियस नेचर का तो नहीं है, इसलिए फाइन लगा के भी रिलीज किया जा सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी थोड़ा ही है, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज टेम्परिंग द प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। कोई भी प्रॉपर्टी मार्क है उनको रिमूव कर देना। प्रॉपर्टी मार्क में क्या आता है, कोई साइंस वगैरह लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी कहाँ है क्या है डायरेक्शन बताते हुए, तो उन्हें रिमूव कर देना, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, डिफेस कर देना यानी कि उनको मिटा देना, खराब कर देना। या सपोज करें ऐसा कोई मार्क था उस पे ऐसा एरो लगा होता, अब उसको क्या किया, उसको मिटा के और एरो को दूसरे डायरेक्शन में दिखा दिया, राइट। उसको ऐसा मिटा के और दूसरे डायरेक्शन में एरो को दिखा दिया, तो क्या डिफेस कर देना, उसको चेंज कर देना। आप लोगों ने कई बार देखा हो कुछ पोस्टर्स चिपका दिए जाते हैं तो वो पढ़ाई में नहीं आता है फिर कि पीछे क्या मार्क बना हुआ था। ये सब चीजें फॉल करती हैं सेक्शन 489 में, जिसमें 1 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लेंगे इसमें इस सीक्वेंस में सेक्शन 494। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज चाहे जुडिशरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये सभी जो सेक्शंस हमने कवर किए हैं इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 494 बात करता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, दैट इज सेक्शन 494। whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason। एक बात तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की है दैट अगर हस्बैंड और वाइफ लिविंग है, ऐसे में दूसरी मैरिज जो है उस मैरिज का स्टेटस क्या रहेगा, दैट मैरिज विल बी स्टैंड वॉइड। उस मैरिज की
लीगल वैलिडिटी क्या आएगी, दैट विल बी कंसिडर टू बी वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। और रीजन उसका क्या है, क्योंकि पहला पति या पहली पत्नी, द फर्स्ट स्पाउस इज स्टिल अलाइव। एंड ये बात ध्यान रखिएगा कि अलाइव से मतलब क्या है, जब तक वो हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिज रिलेशनशिप में, अब डिवोर्स हो गया तो उसके बाद तो फिर वो हस्बैंड वाइफ नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड हस्बैंड और वाइफ यूज किया है। तो हस्बैंड और वाइफ तो तब तक ही कहेंगे जब तक वो रिलेशन में हैं। Shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो 7 years तक का imprisonment का प्रोविजन है। एंड shall also be liable to fine, फाइन भी साथ में लगाया जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं इस सेक्शन में। पहली बात, अगर हस्बैंड और वाइफ के रहते हुए लाइफ टाइम में दूसरी मैरिज की जाएगी तो पनिशमेंट मिलेगा 7 years का। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है, ये जो सेकंड मैरिज है, इट्स लीगल स्टेटस विल बी void, neither it will be considered valid nor it will be considered voidable, but it will be considered to be void। exceptions हैं इसके। This section does not extend to any person whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction। अब सपोज करें ए ने बी से मैरिज की और ये जो मैरिज थी ये कोर्ट ने इनकी वॉइड डिक्लेयर कर दी, और उसके बाद में बी ने सी से मैरिज की, तो क्या स्टेटस होगा इस वाली मैरिज का। तो ये जो मैरिज है, बी ने जो सी के साथ मैरिज की है, दिस विल बी कंप्लीटली वैलिड। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट मैरिज है वो वॉइड डिक्लेयर हो चुकी थी बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो फिर ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ मान ही नहीं जाएंगे। सो ए इज ऑल्सो फ्री टू मैरी एनी पर्सन, बी इज ऑल्सो फ्री टू मैरी एनी पर्सन। सो इन दैट कंसर्न बी ने सी से मैरिज की है, ए ने डी से मैरिज की है, ये सब वैलिड मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो ए और बी के बीच का जो रिलेशन था दैट वाज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, ये बात लिखिए एक्सेप्शन में, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। फर्दर इसमें एक्सेप्शन दिया, नॉर टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years। ये important है। and shall not have been heard of by such person as being alive within the time provided, the person contracting such subsequent marriage shall, subsequent marriage यानी कि second marriage, before such marriage takes place inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of the facts so far as the, ये भी एक important इसमें बात आती है, इसको इन्फॉर्म किया जाएगा, है ना। ये पूरे अंडरलाइन कर लेता हूँ, as the same are within his or her knowledge। क्या बोल रहा है फर्दर एक्सेप्शन? फर्दर एक्सेप्शन ये बोल रहा है, मान लीजिए किसी का हस्बैंड या फिर वाइफ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 7 years के लिए न देखा गया न सुना गया। मे बी पॉसिबल कि वो कहीं वर्ल्ड को रिनाउंस करके चला गया, संन्यास वगैरह लेके चला गया है, या ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि 7 years से नहीं देखा गया है तो मे बी उसकी डेथ हो चुकी होगी, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो अगर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 7 years के लिए किसी पर्सन को न देखा गया न सुना गया, ऐसी सिचुएशन में फिर जो सेकंड स्पाउस है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी फ्री टू गेट मैरी विद अदर पर्सन। यानी कि एक ये पर्सन है ए और इनकी मैरिज हुई बी से। ए कौन है? ए है हस्बैंड
और बी है वाइफ। अब ए की मैरिज हुई, उसके बाद में ये ले लीजिए आप ईयर 2010 में मैरिज हुई। 2011 में ए कहीं गए और अब आ गया है 2021। 2011 से 2021 तक बी के पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरे हस्बैंड कहाँ है नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ यहाँ तो पीरियड 7 इयर्स का दे रखा है, ये तो 10 इयर्स हो गए। अब बी मिलती है, बी की मीटिंग होती है एक पर्सन जिनका नाम है आर, और आर से उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। आर को ऑफर देती हैं कैन वी गेट मैरी, और आर को ये बात बताई जरूर जानी चाहिए, लिखा था ना इन्फॉर्म। आर को ये बात बताई जाए दैट आई वॉज इन मैरिज अर्लियर बट माई हस्बैंड हैव नॉट बीन हर्ड फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 10 years। तो अब बी एंड आर दोनों आपस में मैरिज अगर करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि इनकी मैरिज 100% वैलिड है। 7 years ऑफ पीरियड तक अगर किसी पर्सन के बारे में नहीं सुना जाता है, लॉ उसे प्रिज्यूम कर लेता है दैट दिस पर्सन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, इज नो मोर अलाइव, ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो ये इसके फर्दर एक्सेप्शन में दे रखा है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर हो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें आप। आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 495, इसी कंसर्न में नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में 495। छोटा सा अच्छा सेक्शन है। सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद whom subsequent marriage is contracted। सपोज करें जो सब्सिक्वेंट मैरिज है, सेकंड मैरिज है, वो की गई है और मैरिज करते समय अपनी फॉर्मर मैरिज को, अपनी प्रीवियस मैरिज को क्या किया गया है, हाइड किया गया है, कंसील किया गया है, छुपाया गया है। तो ऐसे में अगर हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की, सब्सिक्वेंट मैरिज की, तो इसके ऊपर तो चार्ज लगा कि भाई आपने छुपा के किया। लेकिन जिस गर्ल से इसने मैरिज की है, जिस फीमेल से मैरिज की, उससे तो छुपाया गया था, उसको नहीं पता, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनना चाहिए। अगर हम एक जनरल मैनर में बात करें तो जिससे छुपा के ये किया गया उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं बनना चाहिए। सो सेक्शन 495 क्या कहता है, whoever commits the offense defined in the last preceding section, last preceding section को अगर मैं one word में define करूं तो वो है second marriage during the lifetime of husband or wife, during the lifetime of spouse। whoever commits the offense defined in the last preceding section having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted। जिस पर्सन से सेकंड सब्सिक्वेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उस पर्सन से फर्स्ट प्रीवियस मैरिज को छुपा के अगर ऐसा किया गया है, द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज शैल, तो ऐसे में शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years। अगर 494 में आप फॉल करते हैं तो पनिशमेंट कितना मिल रहा है, 7 years का। लेकिन वही अगर 495 में फॉल करें तो 7 years का तो 495 वाला, साथ में 3 years आपने जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है उसका भी जोड़ दिया गया। इसी सीक्वेंस में अब जो हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन 498A, वन ऑफ द मोस्ट important section from the examination point of view as well as one of the most misused section from the practical point of view। I personally believe that even अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, दैट इज अंडर सेक्शन 498A 92% litigations are false। This is the verdict of Supreme Court in the case of Anish Kumar versus State of Bihar। Anyways, let's see what this section of 498 specifies। Husband or relative of husband of a woman subjecting to her cruelty
अगर किसी महिला के ऊपर उसका पति या पति के रिश्तेदार किसी तरह की क्रुएलिटी करते हैं तो उनके ऊपर सेक्शन 498A का ऑफेंस माना जाएगा। ये जो चैप्टर सेक्शन है ये चैप्टर 20A में फॉल करता है और इस चैप्टर में अकेला एक ही सेक्शन है। चैप्टर 20A इंसर्ट किया गया था आईपीसी में बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1983। इसे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1983 के थ्रू ऐड किया गया था आईपीसी में चैप्टर 20A को, और इसमें टोटल एक ही सेक्शन है दैट इज 498A। किस चीज से डील करता है? अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स वाइफ फीमेल के ऊपर किसी भी तरह का क्रुएल्टी करते हैं तो वो कवर होता है सेक्शन 498A में। Whoever being the husband or relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. Explanation for the purpose of this section cruelty means, ये एक important चीज है कि cruelty आप किसे कहेंगे, because this particular small word it has a wide meaning and it differs from person to person. एक ऐसी फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड अर्न करता है और हस्बैंड की सैलरी है 3000 रुपीज पर मंथ। ध्यान से सुनिएगा मैं सिचुएशन क्या बता रहा हूँ। एक हस्बैंड वाइफ हैं और उसमें हस्बैंड की जो सैलरी है वो है रुपीज 3000 पर मंथ, राइट। ये दोनों एक एग्जीबिशन में जाते हैं और एग्जीबिशन में कोई एक आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल इनको पसंद, इनकी वाइफ को पसंद आती है, जिस आर्टिकल की प्राइस है रुपीज 15,000। हस्बैंड बोल देता है नहीं भी ये मैं तुम्हें नहीं दिला रहा। क्या ऐसी क्रुएल्टी में काउंट कर सकते हैं? दूसरी जगह एक पर्सन जो इंटरनेशनल लेवल का मिलेनियर बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस वर्ल्ड के 50 to 55 कंट्रीज में एक्सपेंडेड है, वो भी उसी एग्जीबिशन में आते हैं और उनकी वाइफ इसी आर्टिकल के लिए बोलती है एंड ही सेज नहीं मैं तुम्हें नहीं दिला रहा। अब आप देखिए सेम आर्टिकल है बट सिचुएशन डिफरेंट हो गई। तो कब किसी पर्टिकुलर एक्ट को, कब किसी पर्टिकुलर व्यवहार को क्रुएल्टी समझा जाए और क्रुएल्टी ना समझा जाए, ये डिपेंड करता है इकोनॉमिकल कंडीशंस पे, ये डिपेंड करता है मेंटल हेल्थ पे, ये डिपेंड करता है डेली बेसिस किस तरह का उनका लाइवलीहुड है, उनकी अपब्रिंगिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। So it becomes a question of fact that which particular condition is considered to be a cruelty and which is not. Anyways, let's see law, what is stated under the law. Any willful conduct, एक तो ये देखिए, any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide. कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कंडक्ट, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि विलफुल किया गया है और वो वाइफ को, वुमन को सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर देता है, वुमन के मन में सुसाइड करने का की फीलिंग ले आता है, और टू कॉज ग्रेव इंजरी, या फिर किसी तरह की ग्रेव इंजरी कॉज करने का उसके मन में आ जाता है, सुसाइड नहीं बट ग्रेव इंजरी, और डेंजर टू लाइफ और लिम्ब और हेल्थ।
वेदर मेंटल और फिजिकल, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इंजरी जो है ना वो फिजिकल तो हम सबको नजर आती है, मेंटल इंजरी वो जिसको हम कह सकते हैं कि मेंटल क्रुएल्टी, ये बहुत सारे फैमिलीज में कंटिन्यूस सालों तक होती रहती है, लेकिन न किसी को नजर आती है, ना कोई इसके लिए आवाज उठा पाता है। अगर किसी फीमेल के ऊपर फिजिकल इंजरी की गई है, उसको किसी चीज से मारा पीटा गया, तो वो फिजिकल इंजरी तो बॉडी पर नजर आ जाती है, लेकिन डेली के व्यवहार में जो मेंटल इंजरीज होती हैं वो सिर्फ कहने से पता चल सकती हैं, अदरवाइज वो ऊपर से नजर नहीं आती है। बट दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर क्रुएल्टी। वाइफ ने बड़े खुशी खुशी हस्बैंड की बर्थडे पे खाना बनाया टेस्टी, सुबह से शाम तक मेहनत करके 4 5 6 डिशेस उसने रेडी की। हस्बैंड शाम को आते हैं ऑफिस से और क्या फालतू है ना, इतना बखेड़ा करके रखा है, और नाराज होके बिना खाना खाए सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बाजार से खा के आए थे। दिस पर्टिकुलर बिहेवियर ऑल्सो फॉल्स अंडर मेंटल क्रुएल्टी। वाइफ ने काफी मेहनत से सुबह से शाम तक अगर कुछ प्रिपरेशन की है, और हस्बैंड बड़े रूड बिहेवियर से अगर उनके इस प्रिपरेशन को कोई अहमियत नहीं देते, दैट विल आल्सो फॉल अंडर सम सॉर्ट ऑफ मेंटल क्रुएल्टी। खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, प्लेट उठा के फेंक देना। वाइफ को तो नहीं मारा पीटा, वाइफ को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ये जो बिहेवियर है, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ fear, also falls under mental cruelty, and so on. There are endless examples of that. तो ये सब चीजें अगर आती हैं, willful conduct that drive the woman to commit suicide, या फिर वुमेन के साथ को ग्रेव इंजरी कॉज करना, उसे डेंजर ऑफ लाइफ क्रिएट करना, उसे डेंजर ऑफ लिम्ब और हेल्थ क्रिएट करना, मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह का चाहे वो हो, तो ये सब चीजें क्रुएल्टी की डेफिनेशन में फॉल करेंगी। सेकेंडली, क्रुएल्टी की डेफिनेशन के लिए और क्या दे रखा है? harassment of women, where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her। तो या तो उसे खुद को या फिर उससे रिलेटेड किसी पर्सन को, रिलेटेड किसी पर्सन को मतलब भाई अब ऐसा वाइफ को बोलना कि हम जो बोल रहे हैं ऐसा करो, वरना हम तुम्हारे मम्मी पापा को चोट पहुंचाएंगे, तुम्हारे ब्रदर को, भाई बहनों को हम किसी तरह के कोई क्षति पहुंचाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? रिलेटेड टू हर। So harassment of the woman where such harassment is with a view to coerce her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। तो unlawful demand करना, गाड़ी, बंगला, पैसा, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड ऑल XYZ, ये चीजें लेके आओ वरना तुम्हें मारेंगे, जला देंगे, और ताने देना, टॉन्ट्स बोलना। तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? ये सब चीजें क्रुएल्टी में आ जाती हैं। 498A में कितना पनिशमेंट है? 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। पनिशमेंट थोड़ा सा है, लेकिन once again I will say this section is the most misused section in our legal system, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो फ्लेक्सिबल लीगल सिस्टम है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और फ्रेंकली स्पीकिंग कहीं ना कहीं हमारे एडवोकेट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 498A के बाद में नेक्स्ट हमें लेना है सेक्शन 499, जो हमें बताता है डिफामेशन के बारे में। डिफामेशन जो कि बहुत ही कॉमनली आप लोग समझते हैं, किसी की मानहानि करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, दैट इज डिफामेशन। तो चैप्टर 21 में ये आता है डिफामेशन, और सेक्शन 499 इसे डिफाइन करता है। देखते हैं क्या है। Whoever by words,
either spoken, intended to be read, or by signs, or by visible representations. तो या तो शब्दों में कुछ बोलकर, या फिर कुछ ऐसे साइन करके बना के, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन भाव भंगिमाएं बना के कुछ भी ऐसा एक्ट करता है. मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन. तो या तो वो बोल रहा है या फिर पब्लिश कर रहा है. क्या पब्लिश कर रहा है? कोई भी साइंस, कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स और एनीथिंग जो कि किसी अदर पर्सन के इम्प्यूटेशन से में है. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल. राइट, के लिए मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूं और बचे हुए रिमेनिंग 499 से हम कल की अपनी क्लास में लेंगे. कल हमारा आईपीसी का ये जो डिस्कशन चल रहा था, ये रैपिड रिवीजन वाला, ये तो कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा जो कि कुछ केस लॉज वगैरह को डिस्कस करने का, वो भी हम इसको लेंगे. ठीक है, अभी आपके अभी से रिलेटेड कोई डाउट्स अगर हो तो आप पूछ सकते हैं.